हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन को। ठीक है, ये चैप्टर नंबर पहला है और इसके पहले हमें सेट थ्योरी की थोड़ी बेहतर जानकारी है हमें। और हम लोग इसमें देखने जाएंगे कि रिलेशन और फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और आज के जो लेक्चर होंगे वो हम लोगों की पढ़ाई से मतलब नहीं होगा। हम लोग ये देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन का दायरा कितना बड़ा है, आखिर फंक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, और ये फंक्शन सिर्फ हमें जितनी सारी ये बुक प्रिस्क्राइब करता है उतना ही पढ़ना एनफ है या फिर आगे हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। पहले इस बुक को हम लोग एक मैप कर लेते हैं कि इस बुक के अंदर में कितनी सजेशंस हमारे लिए हैं कि हमें कितने कुछ पढ़ने हैं, है ना। चलिए इस बुक को पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर में कितनी सारी बातें हमें जाननी होंगी। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो सिंपली वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग हर जगह पढ़ते रहते हैं, कुछ भी डेफिनेशन पार्ट को पढ़ते हैं। और ये हो गया। और पहला पॉइंट जो हम लोग का पढ़ने के लिए है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम कहीं लेमा ले लेंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन एक हो जाएगा, दूसरा हो जाए कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर रखे हुए हैं और है टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें इंटर लेवल पर नहीं है। लेकिन जितने टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन दो, और ये वन वन मेनी वन, ये सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। उसके बाद कुछ ग्राफ पर प्लॉटिंग है और एक्सरसाइज है, कहीं ज़्यादा इस पर नहीं है। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन, रिवर्सिबल सब क्या है, चलिए छोड़िए। जितने भी चीज़ें हैं हम लोग पहले एक अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इतना चीज़ पढ़ने में एबल हैं या नहीं। चलिए इसे भूल जाइए और सिंपली चलिए हम लोग देखते हैं, एक आंकड़ा लगाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि देखते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन क्या क्या है, कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। हाँ, ये डेट 22, अच्छा बैक वाला डेट का है, कोई नहीं, मैं पहले डेट का ही है, कोई नहीं। आप सिंपली यह देखेंगे कि हम लोगों ने जो रिलेशन फंक्शन को जितने सारे ओवरव्यू लेंगे, टोटल कितने प्रकार के ऐसे पॉसिबल रिलेशन हमारे पास हो सकते हैं, और जैसे फंक्शन कितने प्रकार के फंक्शन ऐसे हमारे पास पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, ये सेटअप कर लेते हैं अच्छे से। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग इस टॉपिक पर पूरी नए हैं, ज़्यादा जानकारी हम लोग के पास है नहीं, तो सिंपली हम लोग सेट थ्योरी में जितने हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, पहले सेट थ्योरी की आइडिया है हमें, तो उसी से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन वही चीज़ है, बल्कि सब पहले फंक्शन का हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन क्या है। मैं एक ओवरव्यू के लिए आपको मैं थोड़ी सी एक समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई सेट है, ठीक है, और यह भी कोई दूसरा सेट है। इस सेट का नाम ए है और इस सेट का नाम बी है। ठीक है, और एक कोई फंक्शन डिफाइंड है यहाँ से यहाँ तक में, वो फंक्शन का नाम है एफ। इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, उसी प्रकार सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन जो डिफाइंड है वो कुछ इस प्रकार है। फंक्शन ऑफ एक्स के वैल्यू के लिए जो है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर जोड़ 2। ये कोई फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब है कि जैसे ही ये x के मान पर वैल्यू पर हम इस सेट की वैल्यू कुछ भी यहाँ a डालेंगे तो वैल्यू रिजल्टेंट जो आने वाला है ए स्क्वायर प्लस 2 आने वाला है, और वो सारे चीज़ इस यहाँ पर है। यानी कि इस इनपुट का वैल्यू, इसमें जो भी इनपुट हम डालेंगे, ये इनपुट से जो भी कुछ इस इनपुट को जैसे ही इस फंक्शन में डालेंगे तो हमारा रिजल्ट के रूप में ये आउटपुट आएगा, है ना। और ये आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा, इस डब्बे में दिख रहा होगा। यही कहना चाह रहा है, और तो कुछ नहीं यहाँ पर। तो उसी प्रकार अगर मैं कहूँ ए वैल्यू मैंने डाला तो 1 मिला, बी डाला तो 2 मिला, सी डाला तो 3 मिला। ठीक ना। इसको हम लोग यहाँ पर जो इंटर के बुक है इसी में नाम दिए हैं, बहुत सारे नाम हैं। पहले हैं
वन वन, ठीक है, मैनी वन, ये सब चीज़ों को मैं अंदर में समझाऊंगा आपको ये सब क्या है। एक होता है ऑन टू, दूसरा होता है इन टू, ये सारी क्या चीज़ है हम लोग अंदर में समझेंगे। एक रफ फिगर के लिए मैं समझाता हूँ कि वन वन जो होता है कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट के लिए एक ही वैल्यू है, दूसरा एलिमेंट के लिए दूसरा वैल्यू है, तीसरा एलिमेंट के लिए तीसरा वैल्यू है। कुछ इस प्रकार होता कि मान लीजिए ए वैल्यू डालता तो भी एक आंसर मिलता, बी भी वैल्यू डालता तो भी आंसर एक मिलता। तो क्या वन के लिए वन है यहाँ पर? नहीं, तो यहाँ वन से ज़्यादा हो गया, यानी ये वाला हो जाएगा मैनी वन। पहला वाला था वन वन, दूसरा वाला हो गया मैनी वन, और ये कहलाएंगे मैनी वन। एक से ज़्यादा भी हो तो चलेगा, यानी कि एक से जैसे ही ज़्यादा हो गया वो मैनी वन हो जाएगा। और ऑन टू इनटू क्या है अंदर में बेहतर समझाऊंगा, बस एक रफ फिगर के लिए ऐसा समझिए एक साधारण लैंग्वेज में कि देखिए जब ये वाले सेट में और ये वाले सेट में कोई इस वाले सेट में एक्स्ट्रा बच जाए तो चलेगा, इस वाले सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो इमेज का, तो इसको कहा जाएगा ऑन टू, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बच गया तो कहा जाएगा इन टू। मान लीजिए कि आप ए बी सी ये तीनों का मान को वैल्यू को पुट किए और आंसर आया, लेकिन कोई भी और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें बच गया, मान लीजिए 7, जो कि किसी भी वैल्यू का मान नहीं था। इसमें जितने भी एलिमेंट्स से बहुत सारे एलिमेंट होंगे और किसी भी एलिमेंट का मान 7 नहीं आया, तो ये तो एलिमेंट ऐसा ही रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहलाएगा इनटू। अगर सारे वैल्यू के लिए कोई ना कोई यहाँ पर उसका इनपुट रहता तो हम कहते हैं इसको ऑन टू, ठीक है। लेकिन इसे बेहतर में इसको कहा जाता है इसका डोमेन और को डोमेन। देखिए इसमें जितनी छोड़ी खैर, इसमें कहेंगे ए का, इसको कहा जाएगा इमेज, ठीक ना, इसको कहते हैं इमेज सेट। ये सारी चीज मैं एक एक करके डील करूंगा अंदर में, जिससे ठीक ना इमेज सेट कहते हैं। और उसके भी यहाँ पर होंगे को डोमेन, ये क्या है, ठीक है, को डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, कुछ आपने सेट थ्योरी में जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो एक हक चीज़ को मैं बेहतर डील करूंगा अंदर में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा हम लोगों ने ऐसे किया कि चलिए समझ के देखते हैं कि समझ आता है या नहीं आता। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये कुछ नहीं था, ये ऐसे समझाने के लिए था। चलिए अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि फंक्शन हम लोगों के पास कितने कितने तरीके का है। मैंने कुछ एक रफ फिगर आप लोगों के लिए बनाकर रखा है कि मैं कुछ चीज़ें हमारे छूट ना जाए, ठीक ना। ठीक है, पहले हम लोग जितने चीज़ें अभी तक जानते हैं, जैसे प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, जैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो कितने कितने तरीके के फंक्शन से हम लोग की मुलाकात हुई है। तो चलिए उसको नाम लिख लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग के सामने आया होगा वो होगा अलजेब्रा, है ना। अलजेब्राइक फंक्शन है। उसके बाद जैसे ही अलजेब्रा को छोड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपको मिला होगा, तो वो भी तो एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। कोई स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से लिख देता हूं मैं, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गया मुझसे। ट्रिगोनोमेट्री, चलिए इस बार गलत हुआ होगा तो आप खुद से सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही खत्म हुआ होगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं लॉग वाली फंक्शन को हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लोगारिथमिक, ठीक है। अच्छा, जब लॉगरिथम पढ़े होंगे तो जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े होंगे। इनवर्स इन्व ट्रिगो, ठीक है। जब लॉगरिथमिक पढ़े होंगे तो एंटी लॉगरिथमिक भी पढ़े होंगे हम लोग। एंटी लॉगरिथम पढ़े होंगे, ठीक है। जब एंटी लॉगरिथम पढ़े होंगे तो ये तो श्योर है कि हम लोग एक्सपोनेंशियल भी पढ़े होंगे। ऐसे छोटा छोटा लिखने में थोड़ा सा मुझे लगता है आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, मैं फुल फॉर्म सही से लिख देता हूँ। मुझे लगा कि ऐसे कहीं नए हैं आप इस चीज़ पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो लॉगरिथम पढ़े होंगे तो एंटी लॉगरिथम, ठीक है। एंटी लॉगरिथमिक भी बोला जाता है, और सही प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एंटी लॉगरिथम पढ़े होंगे तो एक्सपोनेंशियल को भी पढ़े होंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
अगर एक्सपोनेंशियल को नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। यानी इस टॉपिक की ओवरव्यू लेते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के हैं और क्या हम लोग सिर्फ ये रिलेशन के नाम पे क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और फंक्शन तो इतने इतने प्रकार के मौजूद है हमारे पास, तो हम यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं। ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप यह ना समझें कि हम लोग यहाँ क्लास करने वाले हैं, बस एक ओवरव्यू लेने वाले हैं फंक्शन रिलेशन कितने प्रकार के हैं, ठीक है। देखिए एक कोड होता है ILATES, ये आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में सहायता करता है। देखिए इन्वर्स वाला होता है, लॉग वाला, अलजेब्रा वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, और एस से मुझे नहीं लगता, मैं पढ़ा लिखा आदमी उतना नहीं हूँ, आईलेट होता है, एस कुछ नहीं होता, मैं गलत से लिख दिया, ठीक ना। चलिए लॉगरिथम हो गया, कोई मिटने वाला हो गया क्या, नहीं ठीक है। लॉगरिथम हो गया, और कोई फंक्शन बना था। हाँ अब ये अब बियॉन्ड आता है थोड़ा सा, अतः पैरामेट्रिक फंक्शन, इंट्रिंजिक लिखिए पहले, इंट्रिंजिक फंक्शन, इंट्रिंजिक फंक्शन। और कोई फंक्शन को आप सुनेंगे किसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन भी लिख लेते हैं, पैरामेट्रिक, ये फॉर्मेट होता है अपना, पैरामेट्रिक हो गया। तो ये हम लोग पता लगा कि कुछ कुछ इधर से निकल कर आया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अलजेब्रा वाला जो रिलेशन था, ये अलजेब्रा वाला रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। अलजेब्रा वाला नहीं, ये आप दूसरों पर भी अप्लाई होता है, जरूरी नहीं कि ये सारे अलजेब्रा वाला ही होगा, और पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कोई भी फंक्शन का जैसे आप लिखते हैं उसकी तरीके से, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो फंक्शन जो आता है पहले हम लोग कैसे लगाएं, तो वो रियल फॉर्मेट में आता है, रियल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट भी पॉसिबल होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट भी पॉसिबल होगा, इमेजिनरी फंक्शन, ठीक है। FN में लगा रहा हूँ शॉर्टकट और डबल डॉट लगा रहा हूँ नीचे, इसको फंक्शन। अच्छा रियल हो गया तो इमेजिनरी भी होगा। अच्छा कोई चीज़ रियल तो जीरो फंक्शन भी होता होगा, ये छोड़िए, इसको डिग्री ऑफ फंक्शन भी मैं डिफाइन कर दूंगा, डिग्री छोड़िए, अच्छा लिख भी देता हूँ मैं इसको, मैं जीरो फंक्शन। अच्छा अच्छा कोई चीज़ जीरो है तो कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन भी रहा होगा, ठीक है। कोई कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो कोई जीरो फंक्शन हो गया, रियल हो गया। अच्छा कुछ फंक्शन तो आपने देखा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपने पढ़ा था इंटर में, क्वाड्रेटिक रिलेशन इक्वेशन था वो, क्वाड्रेटिक पढ़ा था। अच्छा तो फंक्शन क्यूबिक फंक्शन भी होता होगा, तो कोई फंक्शन है वो क्यूबिक तो होता होगा, तो बाय क्वाड्रेटिक भी होता होगा, ठीक है। इक्वेशियन भी होता होगा, तो अलग चीज़ है वो, हायर स्टडी की, छोड़िए मैं यहाँ से फिर अपने मूव कर जाता हूँ, ये बहुत दूर डिग्री। तो इस चीज़ को होमोजीनियस फंक्शन कहा जाएगा, ठीक ना। तो इसको कहा जाएगा होमोजीनियस, जिसको डिग्री से GNEOUS होगा ना, GENEOUS, ठीक है। तो होमोजीनियस के अंदर आ गया, ये रियल हो गया, इमेजनरी हो गया, तो होमोजीनियस फंक्शन अगर होता है तो एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन भी होता होगा, नॉन होमोजीनियस फंक्शन होता होगा, ठीक है। नॉन होमोजीनियस फंक्शन अगर हो गया तो चलते हैं आगे, तो देखते हम लोग पढ़ते पढ़ते मिलते होंगे फैक्टोरियल फंक्शन भी मिलते होंगे, फैक्टोरियल इक्वेशन होता है, फैक्टोरियल फंक्शन भी होता है, कोई बात नहीं देख लेते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन भी होता होगा, जिस सब फंक्शन का नेचर ही फैक्टोरियल होता होगा। अच्छा तो लीनियर कहीं लिखा मैंने, लीनियर फंक्शन, देखिए लीनियर फंक्शन होता होगा, ठीक है। जब लीनियर होता होगा तो नॉन लीनियर भी तो होता होगा, नॉन लीनियर। सब चीज़ों को मैं समझा दूंगा अंदर में एक एक करके कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। तो जब लीनियर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, तो रेसिप्रोकल भी, रेसिप्रोकल फंक्शन होता होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन कुछ कुछ होता होगा कहीं की, उसकी नेचर पढ़ लेंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन भी होता होगा, पता नहीं, उतने पढ़े लिखे तो है नहीं, देख लेंगे कभी कभी। लोगारिथम देख लिए, एंटी लोगारिथम देख लिए, पोलिनोमियल देख लिए कहीं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है।
पोलिनोमियल वाला फंक्शन कहीं मिल जाएगा तो देख लेंगे उसको भी, ठीक है। और अलजेब्रा में अब चले आते हैं नेचर पर, ठीक ना। अलजेब्रा के हम लोग कुछ कुछ नेचर पर आ जाते हैं। अब जब नेचर पे आते हैं तो अच्छा खासा कुछ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। कुछ कुछ चीज़ें आपको दो यहाँ पर मल्टीप्लाई वो रिपीट भी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अगर नेचर में हम लोग आते हैं तो कोई फंक्शन इवन होता होगा। इवन फंक्शन आपने सुना होगा कि इवन नहीं सुनेंगे तो ये काम आएगा, सिंपली इवन फंक्शन तो ओड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है इवन फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, MODULUS, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन, ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये सिग्नम फंक्शन आपका काम आएगा, ठीक ना। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहाँ काम आएगा जहाँ आप बाउंड बना रहे हो किसी चीज़ की, से इंटरवल को कनेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर आया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ये सारी चीज़ फंक्शन समझ आना चाहिए आपको, ये होना चाहिए। और देखे होंगे कहीं कहीं आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि ये कोई चीज़ का ग्राफ है या कोई चीज़ का ग्राफ है, तो यहाँ पे ये कोई अगर ऐसा चाल चल रहा है तो आप देखेंगे कि इसकी चाल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक में बदल जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे ये होता है। तो ऐसे चीज़ को कभी कभी कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक ना। पीरियोडिक देखा जाएगा, ये ग्राफ में देख रहे हैं हम लोग। तो कुछ कुछ फंक्शन होंगे जिसका ना जो होगा पीरियोडिक नेचर का होगा। पीरियोडिक नेचर का होगा। उसके बाद कुछ कुछ होगा कंपोजिट, तो मैंने सर बता दिया। इनवर्स फंक्शन, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपने देखा था वहाँ पर, तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। कुछ कुछ नेचर में भी इनवर्स का होता है, इनवर्स नेचर का फंक्शन हो गया। और क्या क्या हो सकता है फंक्शन के अंदर में, इधर तो मैंने खत्म कर दिया। लिनियर, क्यूबिक, क्यूबिक तो क्वाड्रेटिक आपको तो आता है, पीरियोडिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनवर्स फंक्शन तो आता है आपको। अब देखिए एक बात और, अब 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं। कहीं इधर कर लेते हैं, इस जगह पर करते हैं, ठीक ना। पुनः आप लिखिए फंक्शन, ओके। अब इस फंक्शन को देखिए कि आपने जो 10th स्टैंडर्ड में देखा था, पहले देखा था कि पैराबोलिक फंक्शन, ठीक ना, पैराबोलिक फंक्शन, इलिप्टिकल फंक्शन, ठीक ना। एक हाइपरबोलिक फंक्शन भी आप देखे होंगे, नहीं शायद नहीं देखे होंगे, तो हम लोग इसे हाइपरबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक हो गया। 3 फंक्शन इधर निकल, एक फंक्शन होता है सर्कुलर का, ठीक है। एक होता है सर्कुलर फंक्शन, व्हाइट कलर से करना सही रहेगा। एक होता है सर्कुलर फंक्शन। देखिए फंक्शन का दायरा कैसा बढ़ता जा रहा है। अभी मुझे लगता है कि ये इतना चीज लिखना कोई नहीं है, बहुत बड़ा चीज अभी हम लोगों ने नहीं लिखा है, और इतनी सी जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, खेलते खेलते सी जानकारी आपको इधर हो जाएगा। अब देखिए, अब इतना सा जो ये डिमार्केशन किए हम लोग, मतलब है कि इतनी सारी चीज़ों की जानकारी अगर हो तो फंक्शन को ठीक ठाक तरीके से समझने का आइडिया विकसित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों को बेहतर नॉलेज यहाँ पर हो गया और बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हम लोग ने इकट्ठा कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज इकट्ठे करने हैं यहाँ पर। ये सारी छोटी छोटी डिफिनेशन हैं जो कि आप नेचर देखेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब चलिए देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन यहां भी कुछ तरीके मिलेंगे। रिप्रेजेंटेशन बताने का मतलब ये नहीं कि फंक्शन को छोड़कर हम लोग भागने लगे, अब ऐसा नहीं है। अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन पर जब जैसे हम लोग जाएंगे तो यहां पर वेन डायग्राम को हम लोग समझना पड़ेगा।
वेन डायग्राम को समझना पड़ेगा। और ये वेन डायग्राम क्या है, नया चीज़ हम लोग के लिए होगा, या तो फिर इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास में तो पढ़े होंगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन के पिछले वाले टॉपिक में। और फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पर एक आएगा मैपिंग। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेशन बताना जरूरी पड़ गया। ये मैपिंग, ये हम लोग को मैपिंग जो पढ़ेंगे, यही मैपिंग जो मैंने आपको यहाँ बताया ये वाला चीज़ें, यही वो मैपिंग है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसी मैपिंग के अंदर हम लोग को पढ़ना है वन वन फंक्शन, ठीक ना, लिखिए वन वन फंक्शन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। और एक उसमें ही जस्ट जैसे बगल वाला नेचर आ जाएगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और चौथा आएगा इनटू फंक्शन, ठीक ना, इनटू फंक्शन। तो ये एक चीज हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट, यानी मैपिंग को हम लोग अब ठीक ठाक पढ़ने का अकल हो गया। यानी अब यह नहीं है कि मैपिंग पर हम लोगों ने पीएचडी कर लिया, मैपिंग बहुत बड़ा है, यानी कि अब हम लोगों ने छोटा मोटा आइडिया विकसित कर लिया, क्योंकि मैपिंग को अब हम लोग थोड़ी मोड़ी समझ लेंगे, ठीक ना। अब जब रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात ही कर दी आपके सामने, तो क्या रिप्रेजेंटेशन बस दो ही होता है? नहीं, एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आपके लिए अब यहाँ से आएगा। एक आएगा, ये कलर शायद विजिबल नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, छोड़िए करिए कलर, ठीक है। एक आता है फॉर्म फॉर्मेट, यहाँ से जो हम लोग को फंक्शन में पढ़ना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्मेट, और एक आएगा रोस्टर फॉर्मेट। पता नहीं शायद ये दोनों एक ही है क्या, पता नहीं, आज देखेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को उतना अकल वकल है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। टेबुलर फॉर्म क्या रोस्टर फॉर्म कहीं एक ही चीज़ है, कोई कोई किताब में लिखा हुआ है एक ही है, कहीं कहीं लिखा हुआ है नहीं, एक नहीं है। तो हम लोग, मैं बेहतर समझाऊंगा अंदर में, क्या टेबुलर फॉर्म एक ही है, क्या रोस्टर फॉर्म एक ही है, तो हम लोग अंदर में समझेंगे। एनसीईआरटी क्या कहता है, दोनों अलग अलग है या नहीं, अंदर समझेंगे। और एक आता है सेट बिल्डर। मुझे लगता है ये तीनों थोड़ी थोड़ी अलग है कहीं ना, और लेकिन बहुत सारी बुक में आपको देखने को मिलेगा ये कहा गया कि नहीं इसी फॉर्मेट को ये फॉर्मेट कहा जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को इसका मतलब है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी मैं दो चीज़ सीखना पड़ेगा ये फंक्शन को जानने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब नेचर को देखे ना, अभी नेचर पढ़ना अंत नहीं हुआ है हम लोगों का। देखिए, ये नेचर जब आगे निकल जाएंगे, अब मैं कुछ एडवांस बातें, इतना सा जान लेना, यानी कि अगर आप इतना सा जानते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ से जितना, रुकिए मैं देख लेता हूँ अपने डायग्राम मैंने बनाया था कि कुछ मैं छोड़ तो नहीं दिया आपको। नहीं, शायद होप कि मैंने कुछ छोड़ा, अगर छोड़े होंगे तो जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम लोग इस सारी चीज़ों को देख लेंगे। लॉग, एंटी लॉग, पॉलिनोमियल, क्यूबिक हो गया, मतलब लगभग लगभग चीज़ मैंने आपको कवर कर दिया। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। और इतने हल्के में इस सबको नहीं लेना है जितने हल्के में मैंने इसका नाम ले लिया, ठीक है। सबके अपने नेचर हैं। देखिए, सबसे हार्ड अगर आता है तो ये पैरामेट्रिक वाला सब आपको परेशान करेगा, ये सारी चीज़ें बड़ी हार्ड होती है। हार्ड कहने का मतलब उतना ही नहीं कि जो समझा ना जा सके, मतलब हार्ड का मतलब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी टॉपिक को जान लेने के बाद हमारा जो एडवांस नॉलेज शुरू होगा, कुछ यहाँ से होगा। मैं आपको थोड़ा सा जगह लेकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ नेचर देखेंगे, फंक्शन को समझ जाएंगे, तो एक मैं थोड़ी सी एडवांस दुनिया में आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ फंक्शन पर, कि देखिए ये फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, ये कनेक्शन देखिए कहाँ पर है इसका। आगे जब पढ़ेंगे तो एक रियल एनालिसिस नाम का आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस टॉपिक का नाम आएगा रियल एनालिसिस, जो आप होप कि बीएससी या एमएससी, बीएससी में पढ़ेंगे और एमएससी में पढ़ेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी जैसी अदर होगी तो आप अदर में आगे पीछे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसे आप। रियल एनालिसिस का जड़ कहाँ पर है? देखिए, अगर ये रियल एनालिसिस को जाएं, इसका जड़ जो छिपा हुआ है इसका है प्रोग्रेशन से, प्रोग्रेशन से। और ये प्रोग्रेशन क्या है? और प्रोग्रेशन को आपने जो पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में एपी के नाम से, ठीक ना, इसको पढ़ा है आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से पढ़ा है। फिर आपने दूसरा पढ़ा होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जियोमेट्रिक के बाद में पढ़ा होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पढ़ा होगा आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रेशन के बाद दूसरा चीज आता है सीरीज, ठीक ना। यही प्रोग्रेशन जो है
जब कंप्लीट हो जाता है तो इस सीरीज का निर्माण कर लेता है, ठीक ना। एक जैसे कि ये अपना नेचर कहीं मान लीजिए कि ये नेचर है, ये सीरीज है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आके इसने एक नेचर स्थापित कर लिया, तो इसको हम लोग ने एक सीरीज कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो सीरीज है वो एपी का सीरीज है। और मान लिया यहाँ से फिर ऐसा 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 कर चलने लगा और यहाँ तक आया, तो ये मान लीजिए इस सीरीज वो जीपी का नेचर का होगा, तो कह देंगे ये जीपी नेचर का सीरीज है। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन 2-3 सीरीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज जो है, सीरीज भी अनेक प्रकार के हैं। ये इन्फिनाइट सीरीज है, बहुत सारे लेग्रांजियन सीरीज हैं, बहुत तरह के सीरीज हैं जो कि आगे चलकर हमारे पास में आएंगे। तो आप क्या क्या होता है, जैसे आप सीरीज, मैं एपी का एक एग्जांपल लेता हूँ इसलिए क्योंकि एपी को आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और इस पर थोड़ी सी अच्छी नॉलेज आपकी होगी, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ जो आपकी समझदारी से विकसित हो जाएगी। मान लीजिए कोई एपी है, ये एपी वही था ना, कोई भी पहाड़ा जैसे आप पढ़ते थे 2 का 2 4 6 8 10, ये तो पहाड़ा पढ़ते थे तो एपी था। अगर मैं पूछूं बताइए इसका 1 करोड़वां टर्म क्या होगा, तो आप तो बता देंगे निकाल कर, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे भी सीरीज होंगे जो कि इतना साधारण नहीं होगा, वो लिखा होगा x² + 2 के फॉर्मेट में होगा, फिर होगा x² + डेल्टा गामा, ऐसे करते 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 आ रहा होगा। तो कुछ 1 करोड़वां टर्म उसका निकालना हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय बन सकता है, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास में, लेकिन यह फार्मूला हो सकता है कि हमारे सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न कर दे, है ना। तो अब क्या होगा हमारे पास में, उस समय हम क्या करेंगे कि कहते हैं कि एनालाइज करिए, तो यहीं से शुरू होगा हमारा एनालाइज करना। जब एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये जो दिया गया इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है। तो इक्वेशन है, इसका नेचर कैसा है, ये नेचर कैसा है, तो ये नेचर में किस प्रकार का फंक्शन है। तो अगर आपको फंक्शन की ही नॉलेज नहीं है तो गए आप काम से, आपका काम से निकल गया यहाँ से। फंक्शन है तो बताइए कितने डिग्री का है ये, अगर डिग्री पता लग गया तो हम कुछ दिमाग लगा पाएंगे। डिग्री नेचर पता लग गया तो फंक्शन देखना पड़ेगा, फंक्शन है तो डिग्री देखना पड़ेगा, इसका ऑर्डर कैसा है, ठीक ना। तो यहां से पता लगेगा। अब क्या होगा, यहां से जब हम किसी चीज की एनालिसिस करना आगे बढ़ना चाहेंगे तो इस चीज पर जो एनालिसिस हम कर रहे होंगे वो कोई साधारण एनालिसिस नहीं होगा, कोई एक, तो इसी प्रोग्रेशन का बड़ा फॉर्मेट होगा रियल एनालिसिस, और ये पूरा बेस्ड होगा फंक्शन पर। ये फंक्शन री एनालिसिस फंक्शन पे मैं इस देता हूँ, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेट कर रहा है, ये हायर स्टडी में आप पढ़ेंगे। ये हरी छोड़ दिए मत जाइए, मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी देखिए एक फंक्शन कितनी दूर हमें ले जा रहा है, एक नॉर्मल सी इंटर की फंक्शन है। यानी अगर आप इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं तो इसका मतलब साफ हुआ कि जो रियल एनालिसिस आपको इतना दूर तक ले जाएगा हायर स्टडी में। ऐसा याद रखिएगा, अगर आप मैथ ऑप्शनल रखना चाहते हैं और मैथ ऑप्शनल करना चाहते हैं तो यह फंक्शन ही आपको पीएचडी तक साथ देगा। अगर ये बेस आपका कमजोर रह जाएगा तो आप वहां तक जाने में बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे फंक्शन है, ऐसे फंक्शन की अंत नहीं है, बहुत तरीके के फंक्शन है। ये कोई कॉमन फंक्शन है, 10 12 25 फंक्शन है, कोई बड़ी फंक्शन नहीं है। और ये सब चीज़ों को हम एक बेहतर तरीके से डील करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। होप कि आपको ये जितने मैंने ओवरव्यू दिया, आपको ये ओवरव्यू पसंद आया होगा। और ये ओवरव्यू मैंने कुछ नहीं दिया, बस एक नामकरण किया कि कैसे कैसे क्या क्या कितने हैं, नेचर कितने हैं, रिप्रेजेंटेशन कितने हैं, ये फंक्शन इतने प्रकार के हैं, तो हमें कैसे कहाँ जाकर पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के आधार पर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते समझते हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। होप कि आपको ये ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे आगे कंटिन्यू करिए। देखिए अब मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर्स के साथ में और इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ में। आपको ये एनसीईआरटी के जितने टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, मैं इतना श्योर कहता हूँ कि आपको ये जितने चीज़ें यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर में आपको पढ़ने को कहा गया है, ये सारा ऐसा लगेगा कि बचकाना वाला चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसा बोल रहा है, इसे तो बेहतर चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं होंगी।
अब देखिए, ये हमें क्या कहा था पढ़ने के लिए, अच्छा रिफ्लेक्सिव वो देख लेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, मुझे लगता है कि अब आपको कोई पूछे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, तो ये नहीं लग रहा है ये बस ये डेफिनेशन पढ़ रहा है, और हम लोग जब टॉपिक के अंदर जाएंगे तो कितनी सारी डेफिनेशंस को पढ़ रहे होंगे। देखिए मैं रिलेशन में आपको तो ये इम्पटी बताया ही नहीं, यूनिवर्सल बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक रिलेशन के अंदर की बात है। और मैंने आपको शायद बताया था कि छोड़िए, खैर आगे अंदर में देखते रहिए, जो चीज़ छूट गया वो सारी चीज़ छूट गए। जो यहाँ मैंने कहा था इतनी जानकारी होना बहुत है। देखिए मैंने कहा है जीरो फंक्शन है, वो कहा इम्पिटी है, और इम्पिटी जो उसने कहा वो जीरो को कहा। या तो फिर इम्पिटी डायरेक्ट सेंस में हम कहना ये गलत होगा कि वो फंक्शन जीरो है। कोई फंक्शन का अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर जीरो लिखे हैं, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये जीरो फंक्शन है या नॉन जीरो फंक्शन है? तो ये हम लोग अंदर देखेंगे। तो इम्पिटी फंक्शन क्या हुआ, तो ये डायरेक्टली फंक्शन के अंदर है भी या नहीं, इसकी जानकारी हम तमाम आपको अंदर में दे देंगे। एक एक चीज आपका नहीं छूटने वाला है, ये मैं दावा करता हूँ। और आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स से कहते हैं ना बच्चा वाला मैथमेटिक्स लगता है, वो लगेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, मैं आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस lecture. Have a nice day.